हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। आज उसका दूसरा लेक्चर है। केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया कि केमिकल बॉन्ड बनते कैसे हैं, किन कारणों से केमिकल बॉन्ड बनते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन स्पीसीज क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारा पहला लेक्चर था केमिकल बॉन्डिंग का। आज केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या स्टार्ट बेटा? आयनिक बॉन्ड। क्या होता है बेटा? आयनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय complete transfer of one or two or three electron from electropositive to electronegative element in order to complete their octet यानी ये वह केमिकल बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी जो पॉजिटिव चार्ज बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेटर कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या करता है, एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन पूरी तरह क्या करता है, लॉस करता है, पूरी तरह डोनेट कर देगा, मतलब डोनेट कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है क्या करेगा, उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैटायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या है, एनायन बनाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड बिटवीन आयंस है, जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कैटायन और आयन के बीच में बनता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। वही हमने लिखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction force exists in between cation and anion. For this reason, it is also known as electrostatic bond. आयनिक बॉन्ड को बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका कैटायन और आयन है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ओके बेटा, आगे देखिए। During the formation of ionic bond, number of electron loss or gain by an element is called electrovalency. यानी जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब आपको बताया बेटा, एक एलिमेंट जो कैटायन फॉर्म करेगा वह इलेक्ट्रॉन पूरी तरह लॉस करेगा, कंप्लीटली लॉस करेगा, और जो आपका एनायन फॉर्म करेगा वह इलेक्ट्रॉन पूरी तरह गेन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद क्या, एनायन। तो जितना इलेक्ट्रॉन आपका कैटायन लॉस करने के बाद फॉर्म हुआ है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन आपका एलिमेंट लॉस करके कैटायन फॉर्म किया है, या जितना इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट गेन करके एनायन फॉर्म किया गया है, वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन क्या कहलाता है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे कोई एलिमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, वह क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे हमने एग्जांपल लिखा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो Mg का आपको पता है बेटा 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 2 होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ऑक्सीजन में क्या होता है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6 यानी 1s2 2s2 2p2 2p4, तो 6 हो गए। पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, हमने इसे दिखाया तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो +2, और यहाँ वो इलेक्ट्रॉन प्लस में हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया भाई, 2 6 + 2 8 हो गया, और ये 2 लॉस करने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। Mg+2 में ऑक्टेट पूरा है और O-2 में भी ऑक्टेट पूरा है। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर लिया, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर लिया, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, 2। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, 2। तो इसे इलेक्ट्रोवैलेंसी और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इज 2। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कोई एलिमेंट कैटायन फॉर्मेशन में, या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनायन फॉर्मेशन में, वह उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। ओके, आगे बात करते हैं। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम, वो ध्यान समझिए बेटा इसको, डिफिनेशन को, 1 ग्राम मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम 1 ग्राम मोल कैटायन एंड 1 ग्राम मोल एनायन इज नोन एज लैटिस एनर्जी। भाई होगा क्या, यदि 1 मोल आपको आयनिक क्रिस्टल बेटा बनाना है तो सीधी बात है कैटायन एनायन से फॉर्म होगा, तो उसकी डिफरेंस क्या है, एनर्जी रिलीज। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। तो वह एनर्जी जो रिलीज कब होती है, जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बने। किससे बने, 1 ग्राम मोल गैसियस कैटायन और 1 ग्राम मोल गैसियस एनायन के कॉम्बिनेशन से जब 1 ग्राम मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होता है, इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, इस क्रिस्टल फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, वह उस क्रिस्टल के लिए कहलाती है लैटिस एनर्जी। क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी का वैल्यू होगा आपका आयनिक बॉन्ड और आयनिक क्रिस्टल, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल। क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जब आपको उसको ब्रेक करना होगा तो उतनी ही ज्यादा वैल्यू आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देनी पड़ेगी। तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल।
ओके, यही बात की इसमें हमने यहाँ पे एम से नोट किया कैटायन को, जी मतलब है गैस स्टेट में, क्योंकि डेफिनेशन ही आपकी क्या थी, आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए। ये आपका 1 ग्राम मोल कैटायन है, 1 ग्राम मोल एनायन है, जब कंबाइन हुआ तो 1 ग्राम मोल आपका आयनिक क्रिस्टल फॉर्म, एमएक्स क्या आयनिक क्रिस्टल आपका है सॉलिड शेप में, और जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ज़्यादातर लैटिस एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यदि हम यहाँ बात करें इसको एंथैल्पी चेंज की, यानी डेल्टा एच में इसको डिनोट करें, ये होगा आपका माइनस नेगेटिव में। यानी ये ध्यान रखना आपको कि यह क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। ये आपको बताया जाता है एक्सोथर्मिक फिनोमेना इसलिए क्योंकि बॉन्ड जब फॉर्म होगा एनर्जी रिलीज होता है तो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। वो क्या कि आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है कि दाएं से है बाएं से है इधर से है, कोई डायरेक्शन चक्कर नहीं है। तो जब डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं है, बस जिधर आपका कैटायन को एनायन चाहिए वो किसी भी डायरेक्शन से है, या एनायन को कैटायन चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो डायरेक्शनल कंडीशन नहीं है, इसीलिए क्या आयनिक बॉन्ड एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। जब डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, इसलिए क्या हेंस आयनिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमरिज्म, प्रॉपर वर्ड बोले स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करता है, मतलब ना ही ज्योमेट्रिकल ना ही ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमरिज्म आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये हमने बात की बेटा कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है, कैसे बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, इसकी बात हमने आपसे की। अब हम लोग इसको थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड है, इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला फैक्टर जो आपका है, फर्स्ट फैक्टर आपका है आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल की बात की जा रही है। ओके बेटा, क्या है इसका ट्रेंड, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, भाई जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, हायर द एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, भाई जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना उतना आसान होगा, यानी कैटायन का फॉर्मेशन क्या होगा, उतना ही इजी होगा, उतना ही इजी होगा। इसके बाद मेरी बात करें तो आयनिक बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा कि जितना कम वैल्यू होगा उतना इजीली कैटायन फॉर्म करेगा, और जितना इजीली कैटायन फॉर्म करेगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उतना फास्ट होगा, आयनिक बॉन्ड उतना स्टेबल होगा। तो ऐसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें। कॉपी कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लोग इसमें बात करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उन फैक्टर्स की जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया पहला फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी का, तो बताया कि आयनिक बॉन्ड जो होता है ये एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना इजी होगा, कैटायन फॉर्मेशन उतना ही इजियर होगा। अब देखिए आपको थोड़ा कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, डाई क्या है आपका ग्रुप है, ग्रुप में नीचे आ रहा है, इस तरह लिखने में कंफ्यूज होगा, हम इसे ऊपर नीचे लिखते हैं, आपको समझ आएगा, ज़्यादा इजी रहता समझना। हम इस फॉर्म में लिखते हैं, हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब ये देख रहा है ग्रुप में नीचे आ रहे हैं, तो जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है,
आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या बेटा, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस। और एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। बस सीधी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी यदि घट रही है तो कैटायन का फॉर्मेशन का टेंडेंसी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। जब कैटायन के फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ेगा, इसके मतलब जो आपका आयनिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है बेटा, हम अल्कली मेटल्स पढ़ रहे हैं, ग्रुप में नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। जब आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, इसके मतलब एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ज्यादा होगा, और जब एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन ज्यादा होगा तो आपका आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ग्रुप में नीचे आने पर इंक्रीज करता है। ओके बेटा, ठीक। अब थोड़ा और समझिए, हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। यदि हम इधर से इधर बात करें, जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, क्या आ रहा है इधर से आने पर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज नहीं, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जल्दी बढ़ती है। ओके, तो इसके मतलब यदि हम बात करें एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो कैटायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। इसके मतलब इधर से आप जाएंगे तो आयोनिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, आयनिक कैरेक्टर में डिक्रीज करेगा। तो यह इफेक्ट करता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, कि जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्या होगा, एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन भी डिक्रीज होगा और आयनिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, बेटा ये कॉपी कर लिया। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। हमने पहला फैक्टर डिस्कस किया, हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर बेटा आपका है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दूसरा फैक्टर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्योंकि आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, कैटायन और एनायन के बीच में। तो हमने कैटायन का फॉर्मेशन तो डिस्कस कर लिया, अब एनायन का फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो एनायन का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे। तो जो नेक्स्ट फैक्टर हमारा है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ओके, तो क्या होगा इसमें है एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनायन एंड ionic character, एज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ anion and ionic character is directly proportional to इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, सीधी बात है। जितना ज्यादा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इच्छा होगी, अफिनिटी पता है टेंडेंसी है, जितनी ज्यादा एक्सेप्ट करने की इच्छा होगी उतना जल्दी वो एनायन फॉर्मेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होगी तभी तो एनायन लेगा, यदि पहले से वो स्टेबल है तो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यदि बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उतना आसानी से वो फॉर्म करेगा क्या, एनायन। उतना आसानी से फॉर्म करेगा एनायन, और आयनिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, या कहा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो यदि हम बात करें तो आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बेटा, वो दिक्कत है इसमें आपको। यानी यदि हम ये निष्कर्ष निकालें
तो सबसे सिंपल ये है, पहली बात बोले तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जनरली यदि हम बात करें, क्योंकि मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है इसलिए वो फॉर्म करते हैं कैटायन, और नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है इसलिए नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं एनायन। आपको पता है आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन कैटायन और एनायन। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम बात करें। ओके, बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर जो आपका थर्ड फैक्टर आपका है वो है आपका तीसरा फैक्टर है लैटिस एनर्जी। अभी आपको बताया लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम 1 ग्राम मोल गैसेस कैटायन एंड 1 ग्राम मोल गैसेस एनायन। 1 ग्राम मोल गैसेस कैटायन और 1 ग्राम मोल गैसेस एनायन के कॉम्बिनेशन से 1 ग्राम मोल आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होगा, और जो एनर्जी रिलीज होती है वह कहलाती है क्या बेटा, लैटिस एनर्जी। तो बात क्लियर है, लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी आयनिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। यानी हम बात करें तो सीधा सीधा हुआ, हायर द lattice energy, stronger the ionic bond। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी आयनिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा। अब मुद्दा क्या है कि लैटिस एनर्जी खुद किस पर डिपेंड करती है। तो देखिए हम बात करें तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, Z प्लस Z माइनस, यानी चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Z प्लस मतलब चार्ज ऑफ कैटायन, Z माइनस मतलब चार्ज ऑफ एनायन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। या इसको हम कहें तो ये होता है बेटा आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसको कहते हैं IND, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो लैटिस एनर्जी है वो आपकी डिपेंड करती है डायरेक्टली किस पर, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन पर। जितना ज्यादा कैटायन एनायन का चार्ज होगा उस पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जितना कम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा भाई, जितना करीब होगा सीधी सी बात है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कॉपी कर लिया, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। इधर हो गया बेटा। फिर हम लोग कुछ और बातें बताते हैं आपको लैटिस एनर्जी जो इंटरेस्टिंग है और आपको ध्यान रखनी है, उसकी बात करते हैं हम लोग। क्या बेटा, ये आपका कि crystals having comparable size of cations and anions are more stable due to more attraction। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कहना ये है कि जो आपका क्रिस्टल है उसमें जब कैटायन और एनायन का साइज लगभग सेम होंगे, कंपेरेबल होंगे, आपस में लगभग सेम है, तो आपका जो आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होगा वह ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। कैसे होगा ये हम फिगर बनाएंगे तो आपको चीज समझ आएगी बहुत अच्छे से।
थोड़ा देखिए भाई, ये आपका कैटायन, उसके बगल में एनायन अभी हम बनाया होगा, ये हम थोड़ा कुछ सर्कल बना दें तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। भाई पैकिंग भी अच्छी होगी, साथ ही देखिए ये आपका कैटायन एनायन 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 कैटायन। अब देखिए क्या है यहाँ पर कैटायन और एनायन का साइज दोनों का क्या है, कंपेरेबल है लगभग आपस में, मतलब कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा क्या है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, या इसकी बात करें ये पॉजिटिव चार्ज है, उसको चारों तरफ से नेगेटिव चार्ज घेर रखा है, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन क्या बेटा ज़्यादा है। यदि हम बात करें तो इसमें क्या है, ये आपका कंपेरेबल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, एनायन और कैटायन का साइज लगभग सेम है, इसके मतलब मोर अट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दोनों का साइज कंपेरेबल होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब देखिए थोड़ा इसमें लिख देते हैं कि हेंस मोर स्टेबल, तो सबको लगेगा हेंस लिखा है मोर स्टेबल, लगा नहीं है मोर स्टेबल। ठीक, इफ इन क्रिस्टल there is large, if in a crystal there is large difference in the size of cation and anion, then स्टेबिलिटी का बेटा अनस्टेबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू रिपल्सन ऑफ सिमिलर चार्ज। ठीक, देखिए बेटा बहुत ध्यान समझिए क्या कह रहा है, यदि क्रिस्टल्स में आपका जो कैटायन आयन है उनका साइज डिफरेंस ज्यादा है तो क्या होगा, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि होगा क्या कि वहां पर सिमिलर चार्ज के बीच में सिमिलर चार्ज रिपल्सन होगा, सिमिलर चार्ज पास होगा तो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे सिंपली समझिए, ठीक है बेटा, ये आपका बिगर वाला जो आपका है वो एनायन है, स्मॉलर वाला आपका कैटायन है। भाई एक आपका बड़ा है, एक आपका क्या है, एक साइज में बड़ा है, दूसरा में छोटा है। थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा कि कहीं सिर्फ जहाँ पर आएगा जहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन एनायन और आयन में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रिपल्स एनायन और आयन बहुत पास एनायन में क्या हो गए, बहुत पास हो गए। जब कंपेरेबल साइज था तो क्या प्रॉपर डिस्टेंस था तो अट्रैक्शन क्या था, तो यहाँ क्या होगा, मोर रिपल्सन। यहाँ क्या है, मोर रिपल्सन बिटवीन एनायन के बीच में क्या है, रिपल्सन ज्यादा हो गया, क्योंकि कैटायन का साइज बहुत छोटा है तो क्या होगा, जो एनायन का बीच में जो दूरी है वो बहुत कम हो जाती है, और जब सिमिलर चार्ज बहुत पास आ जाएंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। अपोजिट चार्ज नजदीक होना अट्रैक्शन ज्यादा, सिमिलर चार्ज नजदीक होना रिपल्सन ज्यादा, जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो
तो आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ये वाला हो गया आपका, ये आपने लिख लिया। तो ये हमने आपको बताया बेटा 3 फैक्टर्स कौन जो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लैटिस एनर्जी भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वह खुद डिपेंड करता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बेसिक चीजें हैं, इन पर क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे से समझ में आना चाहिए। और मेरा पूरा प्रयास है बस आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आराम से देखना है। हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे जैसी का टाइम रहते, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ओके बेटा, अब आते हैं मतलब इसमें नेक्स्ट जो डिस्कस करने आया टॉपिक वो आपका है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हम इससे करने जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, हम इससे करेंगे पहले एट रूम टेम्परेचर आयनिक compounds are hard, solid, crystalline and brittle nature। रूम टेम्परेचर में जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है वो हार्ड होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन होता है और ब्रिटल नेचर का होता है। ओके बेटा, और क्या, दे आर, बहुत ध्यान से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर जनरली, जनरली मतलब इसमें कुछ लोचा भी है, दे आर जनरली डायामैग्नेटिक एंड कलर। डायमैग्नेटिक इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन फॉर्म हुआ, और इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है, जो कैटायन फॉर्मेशन करता है, वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और एनायन इलेक्ट्रॉन लेकर जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म, वो भी अपना ऑक्टेट पूरा करता है। क्योंकि दोनों जगह ऑक्टेट पूरा होता है, इसीलिए क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कैटायन में भी और एनायन में भी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक हुआ, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ज्यादातर कंपाउंड्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये क्या है, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड जनरली यही है, लेकिन एक्सेप्ट जो आपको है वही ध्यान रखना है। एक्सेप्ट पहला जो आपको ध्यान रखना है वो क्या बेटा, एक्सेप्ट सुपर ऑक्साइड ऑफ एल्कली metals, except super oxides of alkali metals like KO2, RbO2, CSO2, except KO2, RbO2, CSO2 क्या है, ये है alkali metals के super oxide हैं, which are colored and paramagnetic। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछता है आपसे कि इसमें कौन कलर्ड है, पैरामैग्नेटिक है, तो आपको ध्यान रखना है सुपर ऑक्साइड किसके, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कलर्ड और पैरामैग्नेटिक होते हैं। होता क्या है कि लिथियम और सोडियम सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते, ये आपको मेरे अगले मॉडल बनाएंगे तो बात होगी। अभी ध्यान रखिए कि लिथियम और सोडियम के सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करते, वो ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और सुपर ऑक्साइड क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक
और कलर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो दूसरा एक्सेप्शन है वो ये है KMnO4 एंड बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन हम इसमें आपको K2Cr2 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है यानी कंपाउंड है आर डायमैग्नेटिक एंड कलर्ड। क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, मतलब इसमें एनवायरट्रॉन नहीं होता है। इस वाले ये पैरामैग्नेटिक होता है ये तीनों, क्योंकि इनमें एनवायरट्रॉन होता है। ये दोनों डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें एनवायरट्रॉन नहीं होता है, लेकिन ये कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं, कभी ये पूछ लेता है बेटा, तो कलर्ड होते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। क्यों कलर्ड होता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट डायमैग्नेटिक है और कलर्ड है। कलर्ड इसका इसलिए है क्योंकि इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है। ये बड़ा चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टीज में पहला स्टार्ट किया, इसका फिजिकल स्टेट नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, फिर हम आगे प्रॉपर्टीज करेंगे। ये रोड आपका कॉपी हो गया। तो बस आपको क्या करना है क्या कि पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और चीज़ों को समझना है और उसे क्या करना है, समझकर याद रखना है। क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपको समझना याद रखना दोनों कॉन्सेप्ट है। चीज़ें आपको याद भी नहीं चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए। ओके बेटा, तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। बेटा उसमें हम लोग ने एक प्रॉपर्टीज की फिजिकल स्टेट डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे बेटा, क्योंकि प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसका आपको ध्यान रखना है कि क्या वेरिएशन है, किधर बढ़ रहा है किधर घट रहा है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। हम बात करते हैं अगला अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है आयनिक क्रिस्टल की, आयनिक कंपाउंड की, वो क्या है, वो है आइसोमॉर्फिज्म। क्या होता है बेटा, व्हेन टू और मोर आयनिक कंपाउंड्स हैव सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या आइडेंटिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मॉर्फ मतलब बेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर। मॉर्फ मतलब उसका स्ट्रक्चर सेम हो, आइसो मतलब सिमिलर, मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर, आइसो मतलब सिमिलर। जब उनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो तो क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फस। तो हम और या फिनोमेना क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म। तो यही बात कर रहे हैं। तो व्हेन टू और मोर आयनिक ionic compounds have similar crystalline structure when two or more ionic compounds have similar crystalline structure, then they are isomorphous. And phenomenon is known as आइसोमॉर्फिज्म। ओके बेटा, जैसे आइसोमॉर्फिज्म के एग्जांपल क्या होगा, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। आपको जो आयनिक कंपाउंड मिला हो उसमें आप जिनमें पेयर पूछा हो उसमें आप इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है आयनिक कंपाउंड में ध्यान रखिए, तो वो क्या होगा, आइसोमॉर्फस होगा। जैसे हमने उधर पढ़े थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो आइसोस्टेल होगा, वैसे ही आइसो यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो आइसोमॉर्फस होगा। जैसे देखिए जो एग्जांपल लिख रहे हैं NaF, क्या बेटा NaF और
MgO। देखिए पहला एग्जाम्पल में लिखा है NaF और MgO, ये दोनों क्या है बेटा आपके आपस में आइसोमॉर्फस है। क्या बेटा आपके आइसोमॉर्फस है। देखिए कैसे, सोडियम में बेटा 11 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन में कितना होता है 9, 9 11 कितना हो गया 20 हो गया भाई, इलेक्ट्रॉनों की बात हम कर रहे हैं। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8, ये भी कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा, दोनों में 20 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में क्या है 20 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है, ये है आइसोमॉर्फस। क्या बेटा आइसोमॉर्फस। और देखिए एग्जांपल अगला, हाँ बेटा अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वो है NaCl और CO, मतलब सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम बेटा कितना 11, क्लोराइड में 17, तो 7 1 8 और 2 28 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। यहाँ देखिए कैल्शियम में 20 और ऑक्सीजन में 8 होते ना बेटा, ये कितना हो गया, ये भी आपका 28 बेटा। जी आप जो सोचना सर ये तो कैटायन बनाएगा, एनायन बनाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से कम होगा इसी के पास हो जाएगा, Na प्लस का इलेक्ट्रॉन होगा वो इसी भाई, ये तो फिर 10 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, तब भी होगा 28। ओके, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस। ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस, जितने भी एलम्स होते हैं मतलब फिटकरी, वो क्या होता है ऑल टाइप्स करना चाहिए हमें, ऑल, ठीक है, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस। जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, जो जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम क्या है, M-2SO4 M-2SO4 का हैश और 24, ये है आपका M-2SO4 M-2SO4 थ्राइस और 24H2O। यह क्या है आपका फिटकरी का जनरल फार्मूला है, उसमें M डैश क्या M डबल डैश क्या इसकी हम बात करते हैं। तो यार आपने कॉपी कर लिया, इसको हम रब कर दें तो फिर आप कोई धर्म बताएं। तो यहाँ पर M डैश जो आपका है वो होता है आपका मोनोवैलेंट कैटायन। क्या होता है मोनोवैलेंट कैटायन। और जो आपका M डबल डैश है वो आपका होता है ट्राईवैलेंट कैटायन। क्या होता है आपका ट्राईवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट कैटायन में आपका हो सकता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अमोनियम, आयन, ये सब हो सकते हैं। तो हम आपको बताएं आपको कि आपका जो M डैश है वो क्या है, वो है मोनोवैलेंट कैटायन है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अमोनियम, ये हो सकते हैं एटसेट्रा। और नोट में आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है लिथियम प्लस, भाई ये भी तो मोनोवैलेंट कैटायन हुआ, लिथियम भी एलिमेंट का पहला एलिमेंट है लिथियम, लेकिन ये है डज नॉट फॉर्म, ये ध्यान रखिए बेटा एलम। एग्जाम्पल में कभी गलती से पूछ लेता है कि कौन कौन से आयन होंगे, तो गलती से लिथियम पे मत टिक कर दीजिएगा। डज नॉट फॉर्म एलम, यह एलम फॉर्मेशन नहीं करता ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, अपने छोटे साइज की वजह से यह एलम का फॉर्मेशन नहीं करता। दूसरा देखिए बेटा आपका ये मोनोवैलेंट हो गया M डबल डैश, दो थे अपने कैटायन M डैश M डबल डैश, भाई मोनोवैलेंट का सल्फेट और ट्राईवैलेंट का, ये बेटा आपका होता है ट्राईवैलेंट कैटायन। जैसे हो सकता है आपका एल्यूमिनियम प्लस फेरिक आयन हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, कोबाल्ट, ट्राई पॉजिटिव आयन होगी। तो ये बेटा आपका M डैश जो है वह मोनोवैलेंट कैटायन है, और M डबल डैश जो आपका वो क्या है बेटा आपका
वो आपका ट्राईवैलेंट कैटायन है। तो जितने भी एलम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं आइसोमॉर्फस। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं पोटासियम का K2SO4, Al2SO4 का ट्राइस और 24H2, ये क्या होगा, ये है आपका पोटास, क्या होता है पोटास एलम, पोटास एलम, पोटास एलम, ये क्या होगा पोटास एलम, क्या होता है। ये आपका क्या फॉर्मूला है, K2SO4, Al2SO4 ट्राइस 24H2O। तो आपको ये जो मेन कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस। ये मेनली पूछता है कि जितने भी एलम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आइसोमॉर्फस। ओके, तो बात हो गई। तो हम बात करते हैं अगला, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा आपकी कंडक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी आपको ध्यान रखने, उसमें कई तरह के वेरिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखिए पहले समझिए, इसमें जो आपको बारीक चीजें ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन जब भी कंडक्टिविटी पूछा जाए एनी कंपाउंड पे, तो क्वेश्चन पढ़ते समय आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन क्या है क्या है। और आप अभी देखिए हम जो बताने जा रहे हैं, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, जब आपका क्या होगा, जो एनी कंपाउंड होगा सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट आयनिक compounds are insulator। क्या होता है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जिसमें से कंडक्शन बिल्कुल नहीं होता, जिसमें कंडक्शन होता ही नहीं है। तो जब सॉलिड स्टेट में आपका आयनिक कंपाउंड होगा तो वो कंडक्शन नहीं होता उसमें, बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आयंस आर fixed in their position। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयंस अपने जो कैटायन बनाना है अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं। और आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स का कंडक्शन किसकी तरह होता है, ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड्स का कंडक्शन क्यों होगा, क्योंकि उसमें आयंस का मूवमेंट होता है। और जब आयंस का मूवमेंट फ्रीज है, सॉलिड स्टेट में है, तो क्या है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या अपनी पोजीशन पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वो हिल डुल नहीं सकते। तो जब वो अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं तो उनका मूवमेंट नहीं होगा, और जब आयंस का मूवमेंट नहीं होगा कंडक्शन नहीं होगा। इसलिए आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बिहेव करता है कैसा, एज अ इंसुलेटर। ओके, तो क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है, सॉलिड स्टेट में नहीं है, सॉलिड स्टेट में है तो कंडक्शन नहीं करेगा। अगला पॉइंट देखिए, इन मोल्टेन स्टेट। बेटा मोल्टेन का मतलब पिघला दिया, जब पिघला दिया तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो उस मूवमेंट चालू हो गया। इन मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन, बहुत ध्यान रखिएगा, एक्वस मतलब वाटर में सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन वाटर में घुलेंगे, यानी कि वाटर में घुल जाते हैं। इन मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक compounds are conducting कहिए, कंडक्टिव कहिए। ओके, तो सॉलिड स्टेट में यदि आप आयनिक कंपाउंड है तो कंडक्शन नहीं होगा, लिक्विड स्टेट में है वो मोल्टेन स्टेट में है और उसका एक्वस सॉल्यूशन है तो वह कंडक्टिंग होगा। ओके, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखिए, हम बात करें सोडियम क्लोराइड की सॉलिड की, इसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है, और इससे ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी इसकी NaCl। बहुत ध्यान रखना है कि लिक्विड मतलब क्या हो गया, या मोल्ड हो गया है। NaCl लिक्विड की, सॉलिड की 0, उससे ज़्यादा किसकी होगी, NaCl लिक्विड की। और सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी किसकी, NaCl एक्वस की। किसकी होगी बेटा, NaCl एक्वस मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम कैटायन और क्लोराइड आयन में टूट चुका है आपका, तो आयंस फ्री है मूव करने के लिए, इसलिए कंडक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी इसमें उससे कम, और ये आपका क्या होगा, इंसुलेटर। क्या होगा, इंसुलेटर, इसमें कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, हम और बात करें कंडक्टिविटी पे, आप इसे
कॉपी कर लीजिए, फिर हम थोड़ा और बात करें, कंडक्टिविटी और बात की जाए। जैसे देखिए, अब थोड़ा आपको और चीज़ें बताते हैं कि अब मेटल्स में यदि पूछा जाए तो उनमें कंडक्शन का क्या सिस्टम है। तो देखिए, पहले हम लिख रहे हैं, ये आपको पता है, फिर भी हम लिख रहे हैं ताकि ध्यान रहे। इन आयनिक कंपाउंड्स, conduction occurs via ions, यानी आयनिक कंपाउंड जो कंडक्शन होता है वह आयंस के द्वारा होता है। कौन से आयंस बेटा? कैटायंस एंड ओके। ये ध्यान रखिए, आयनिक कंपाउंड में कंडक्टिविटी किसके द्वारा होती है? कैटायंस और एनायंस के द्वारा होती है। और जो मेटल्स में है, मेटल्स आर कंडक्टिंग बोथ इन सॉलिड एंड मोल्टेन स्टेट। मेटल्स की कंडक्टिविटी सॉलिड और मोल्टेन स्टेट दोनों में होती है। क्यों? क्योंकि यहां स्टेट बिकॉज कंडक्शन occurs via इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा सही वर्ड है। मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्टिविटी होती है तो मेटल सॉलिड स्टेट में रहे या मोल्टेन स्टेट में रहे, कंडक्टिविटी उसमें मतलब कंडक्शन शो करेगा। लेकिन आयनिक कंपाउंड में क्या है कि सॉलिड स्टेट में कंडक्शन शो नहीं करेगा, बिहेव एज इंसुलेटर। लेकिन आप उसे मोल्ड करें, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें या उस पर एक्वा सॉल्यूशन बनाएं तो आयंस फ्री होंगे मूवमेंट के लिए, तो कंडक्टिविटी शो करेगा आयनिक कंपाउंड। हम बेटा हम आपको थोड़ा और एग्जांपल बताते हैं, कुछ और इसमें चीजें सीखी जाएं। अब एक मुद्दा आता है बेटा, आप एलिमेंट आपका है, कंपाउंड है ग्रेफाइट, कार्बन का इलेक्ट्रॉन से ग्रेफाइट। पूछा जाता है ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी क्यों होती है, ग्रेफाइट कंडक्टिंग क्यों होती है? तो देखो ध्यान रखना है, मैं इसे लिख रहा हूं, ग्रेफाइट। ध्यान रखिए क्या है, यह नॉन मेटल है। पूछता है वो कौन सा नॉन मेटल है जिसमें कंडक्टिविटी थ्रू इलेक्ट्रॉन होती है, तो वह ग्रेफाइट ही है। ग्रेफाइट नॉन मेटल which is conducting due to free electron। ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा कि ग्रेफाइट में जो ऑपरेशन होता है sp2 होता है, इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें है तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है मूवमेंट के लिए। उसी इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन की जो फ्री होता है, उसी इलेक्ट्रॉन के वजह से ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है। ये बात हम लोग 14 ग्रुप में करेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि ग्रेफाइट इज अ कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन या एक नॉन मेटल। ये छोटी छोटी बारीक चीजें यदि आप ध्यान रखते हैं तो चीजें आपको सही रहती हैं। अब देखिए, अब हम और बातें करते हैं कुछ और। देखिए ध्यान रखिए, पोलर covalent compounds are conducting due to movement of ions। ठीक, तो देखिए आपसे बात करें हम, बहुत सिंपल सी बात की, HCl गैस की बात की जाए, HCl गैसियस स्टेट मिलता है, तो HCl गैसियस स्टेट में रहेगा। पूछा है कि ये कंडक्टिंग होगा कि नॉन कंडक्टिंग होगा, या
गैसेस आपकी है, HCl लिक्विड में मिलता है, आपका HCl लिक्विड स्टेट में है, गैसेस में है या लिक्विड स्टेट में है, तो मुझे कंडक्टिंग है या नहीं है ऑप्शन में, क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया है, तो ध्यान रखिए ये होता है आपका नॉन कंडक्टिंग। क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग। तो HCl कंडक्टिंग कब होगा? जब होगा आपका, और ध्यान से HCl एक्वस है, मतलब उसका एक्वस सोल्यूशन है, इज कंडक्टिंग ड्यू टू H3O प्लस एंड Cl माइनस। ध्यान रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HCl गैस और HCl लिक्विड जो होता है वो होता है नॉन कंडक्टिंग, लेकिन HCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है कंडक्टिंग। क्यों कंडक्टिंग होता है ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस एंड हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। इन दोनों आयंस की वजह से आपका जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCO प्लस और Cl माइनस आयन, इनकी प्रेजेंस की वजह से आपका HCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? कंडक्टिंग होता है, जबकि उसका गैसियस और उसका लिक्विड क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम थोड़ा और बात करते हैं, इधर हो गया, इधर हटा दूं मैं इस साइड का। अब हम थोड़ा और बात करते हैं कि और क्या चीज़ें थोड़ा और सीखते हैं हम लोग कंडक्टिविटी में, और क्वेश्चन आते हैं कि क्या ट्रेंड है कंडक्टिविटी का। तो देखिए conductivity is directly proportional to ionic character। और ध्यान समझिए बेटा, जैसे हम बात करें NaCl, MgCl2, AlCl3 और इसके बाद कौन है? SiCl। यदि इन चार कंपाउंड्स दिए हो आपसे पूछे किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी या कंडक्टिविटी का ट्रेंड क्या है, मतलब किसकी ज्यादा होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, तो सिंपल तरीका है, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। क्योंकि आयनिक कैरेक्टर होगा तभी तो आंसर टूटेगा। तो आप इधर से जब इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो आयनिक कैरेक्टर जब डिक्रीज हो रहा है इसके मतलब कंडक्टिविटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कंडक्टिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इधर आप जा रहे हैं जब पीरियड में, तो कंपाउंड वाइज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो क्योंकि बेटा आयनिक कैरेक्टर आपका घट रहा है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, भाई घटेगा दूसरा बढ़ेगा। जब आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी? वो भी डिक्रीज करेगी। अब थोड़ा और समझिए, यदि हम बात करें ग्रुप में नीचे आने पर, हम इधर देख रहे हैं बेटा, देखिए लिथियम प्लस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसमें कई तरह क्वेश्चन पूछाते हैं। हमने बेटा कैटायन इसलिए यहाँ पे बनाया है क्योंकि जब कंडक्टिविटी शो करेगा तो आंसर टूटेगा ही टूटेगा। तो ये क्या फॉर्म करेंगे? कैटायंस। तो जब हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, वो ध्यान समझिएगा, ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा? एज ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एज ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितना वाटर मॉलिक्यूल इससे एक कैटायन से अटैच होता है, उसी बोलते हैं एज ऑफ हाइड्रेशन, या इसको बोल सकते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की। वो डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पर। चार्ज डेंसिटी पर, अगर वो सब पर पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ कैटायन, मतलब नंबर ऑफ चार्ज तो सेम हुआ, लेकिन जितना छोटा साइज होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो एज ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा। तो एज ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़ेंगे तो साइज क्या होगा बेटा? बड़ा हो जाएगा। कैटायनिक साइज क्या हो जाएगा? मतलब हाइड्रेटेड कैटायन का साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो मूवमेंट क्या होगा?
कम होगा। इसीलिए हम बात करें यदि हाइड्रेटेड साइज क्या हो रहा है, ग्रुप में नीचे आने पर घट रहा है। मतलब कि साइज नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन टर्म देखिए हाइड्रेटेड साइज मैंने बोला है। हाइड्रेटेड साइड मतलब वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। यदि आप वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे तो क्योंकि ये पॉजिटिव स्पीशीज है तो वाटर का जो ऑक्सीजन आपका है वो पार्शियल नेगेटिव उसी तरफ अट्रैक्ट होगा तो हाइड्रेटेड आयन बनेंगे। मूवमेंट कौन करेगा, हाइड्रेटेड आयन तो करेगा। जब हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा होगा तो मूवमेंट कम होगा, तो ग्रुप में नीचे आने में क्या हो रहा है, हाइड्रेटेड साइज घट रहा है। इससे मतलब क्या है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी क्या है बेटा, इंक्रीज कर रही है। ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो कंडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि नीचे आने पर एज ऑफ हाइड्रेशन घट रहा है, आयनिक घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हाइड्रेटेड साइज डिक्रीज कर रहा है और कंडक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सब ग्रुप में नीचे आ रहा है, साइज बढ़ा रहा है। साइज बड़ा क्या होगा, वो साइज होता है आपका आइसोटोप से गैसेस स्टेट में बात करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्वस की। क्या बात कर रहे हैं हम, एक्वस की। हम इसमें चाहे तो ब्रैकेट में AQ लिख दें। AQ का मतलब क्या हुआ, एक्वस में बात हो रही है, क्योंकि हम जब कंडक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। पीछे आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड तभी कंडक्टिंग होगा जब वो क्या हो, या तो मोल्टेन स्टेट में हो या तो उसका एक्वस सॉल्यूशन हो, तभी कंडक्टिंग होगा बेटा। ओके, या तो बात क्लियर है, इसे कॉपी करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक, हमने कंडक्टिविटी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है सॉल्युबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कंडक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन आते रहते हैं। और फ्रेंड जो हम डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड का, वो हम लोग एल्कली मेटल्स यानी एस ब्लॉक में पढ़ेंगे तो और डीपली डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी जनरल प्रॉपर्टीज। उसमें कंपाउंड्स को एग्जांपल लेकर हम डिस्कस करेंगे। वो एस ब्लॉक में आपको बताएंगे किसका बढ़ेगा किसका घटेगा। तो वहां जब हम बात करेंगे तो इन सब टर्म की जो वहां पड़ेगी, तो ये सब टर्म आपको क्या है ध्यान रखने हैं। ये सब ध्यान रखें क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग रीड है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी। क्या है प्रॉपर्ली केमिस्ट्री की रीड है, ये 3 चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, periodic प्रॉपर्टीज और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये आपको अच्छे से तैयार होना ही चाहिए, तभी आपको पूरी इनऑर्गेनिक समझ में आएगी, साथ ही ऑर्गेनिक भी। इसलिए आपको अच्छे से समझना है इसको। अब हमारा नेक्स्ट जो हमें प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो है सॉल्युबिलिटी। बहुत ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी में। आपको कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। वो कॉन्सेप्ट यदि आप याद रखते हैं तो सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस जो आते हैं, एक तो ट्रेंड वाले आते हैं, वो तो रटने वाला होता है, वो आपको बताया जाएगा इस ब्लॉक में। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो इससे। ओके, क्या है पहले समझिए। सॉल्युबिलिटी के लिए एक बहुत कॉमन टर्म है लाइक डिसॉल्व इन लाइक। ज्यादातर बुकों में जब भी सॉल्युबिलिटी आप पढ़ेंगे यह टर्म लिखा होता है, और ये जो टर्म है बेटा वो आपकी लाइफ पर भी लागू होता है कि जो जैसा होगा वैसे में भूलेगा। बहुत कॉमन चीज है। आपका जो स्वभाव है, आप जिस स्वभाव के आपको उसी नेचर के लोगों से ट्यूनिंग होती है, दोस्ती बुरी तरह लोगों से होती है और अच्छी पढ़ती भी है। जैसे आप समझिए कोई लड़का नया एडमिशन ले, क्लास में है, जैसे हम लोग अक्सर देखते थे, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो पहले दिन उसका क्लास में कहीं बैठ जाए, लेकिन आफ्टर 10 डेज 20 डेज वो जिस नेचर का होगा उसी ग्रुप में बैठा हुआ मिलता है। ये हम लोग का एक्सपीरियंस है और सही भी है कि जो जिस स्वभाव होता है उसे भूल जाता है। सॉल्युबिलिटी पर भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे वह डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में। किसमें डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बासे टर्म है, कैटायन और आयन, और पोलर मतलब पोलैरिटी होगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये पहला कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। किसमें बेटा, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। और जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड है पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, C2H5OH etc. ओके, और कोवेलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये तो आपको पहली बात है, नॉन पोलर
सॉल्वेंट कौन कौन सा बेटा, बेंजीन, सबसे फेमस क्या है, बेंजीन, टॉल्यूइन, C6H5CH3, ये क्या बेटा आपका सॉल्वेंट, बेंजीन है, ये आपका टॉल्यूइन। जो आपका नॉन पोलर कंपाउंड होगा यानी कोवेलेंट कंपाउंड होगा वह नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा, और जो आयनिक कंपाउंड आपका जो कंपाउंड होगा वह पोलर सॉल्वेंट में, या तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट आपका क्या है, H2O। H2O को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोला था, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यदि बात करें तो H2SO4 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उससे भी ज्यादा होता है, लेकिन उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, इसीलिए जो सॉल्वेंट यूज करते हैं हम वो क्या यूज करते हैं, H2O, वाटर। तो और क्वेश्चन भी जो आयनिक कंपाउंड्स में पूछे जाते हैं वो ज्यादातर वाटर से रिलेट करके पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो समझिए इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है वो ये है, ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, only those ionic compounds dissolve in water, only those ionic compounds dissolve in water for which hydration energy, for which its hydration energy is greater than its lattice energy। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी सिर्फ और सिर्फ वही आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होगा जिसके लिए क्या होगा बेटा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी का मान उसकी लैटिस एनर्जी से क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि ऐसा नहीं है तो आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं। तो आयनिक कंपाउंड के वाटर में घुलने के लिए जरूरी है कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी का मान उसकी लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ओके बेटा, चलिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी या कैसे इसकी बात सर कर रहे हैं। तो ये कॉपी कर लिया, बता दूं, बताइए, इसे आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आप बता लीजिएगा। बेटा देखिए, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। हमने एग्जांपल लिया वेल नोन आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल आपका क्या है, वो आपका है NaCl यानी सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। बहुत ध्यान समझिए बेटा, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है आपको वह क्लियर हो जाएगा। बट आपको पता है सोडियम हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है, क्रिस्टल से तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया ताकि समझना आपको इजी हो। तो ये जो आपके हमने थोड़ा दूर बना बहुत पास होता है समझने के लिए जस्ट, तो इसके बीच में यहां पर जो भाई सोडियम प्लस और Cl माइनस में जो बॉन्ड है जिससे वो बंधे हैं, एक में लिखा ढेर सारे बंधे हैं, वो क्या है बेटा, वो है आपका लैटिस एनर्जी। क्या है बेटा आपका लैटिस एनर्जी। अभी पीछे बता आपको लैटिस एनर्जी क्या होती है। जब आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करें कि वो सॉल्वेंट आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो NaCl को ही जग में पानी है उसमें आपने डाल घुलने के लिए स्टर किया, घुल जाता है। नमक बहुत जल्दी घुलता है, आपको बताइए, और आपको 2-3 बार स्टर करिए घुल जाएगा, उसमें इम्प्योरिटीज या डस्ट पार्टिकल्स होकर भर जाएगा लेकिन बाकी डिसॉल्व हो जाता है। तो बेटा क्या हुआ कि जब आपने NaCl को वाटर में डाला तो वाटर क्या है, वाटर आपको H2O बेटा देखिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन की देखिए ना कंफ्यूज जाएंगे, हाँ बना के दिखाएं भाई। H2O ही आपका है, यदि इसमें बात करें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पोलर सॉल्वेंट है। ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, और प्रॉपर वर्ड है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो दो टर्मिनल इसमें है, पार्शियल पॉजिटिव टर्मिनल क्या है हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव टर्मिनल क्या है ऑक्सीजन। तो यहां पर देखिए सीधी बात है, यार नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ कौन आएगा, इसकी तरफ जो आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, तो इसके पास में आएगा आपका वाटर का हाइड्रोजन वाला पार्ट, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव।
और सोडियम प्लस है बेटा, तो इधर कौन आएगा, इधर आएगा आपका ऑक्सीजन वाला, वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए बेटा ध्यान से, तो जब ये जो आपका यहाँ पर बॉन्ड था, ये आपकी लैटिस एनर्जी थी, और जो इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ है, वीक इंट्रैक्शन ही है, लेकिन जो अट्रैक्शन है वह क्या है, वो रिलीज करेगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वो कहलाता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहलाता है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। किसी भी सॉल्वेंट के लिए जनरली टर्म होता है सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो आपका जिसमें जिसमें मतलब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्शन करते हैं वह क्या, तो एनर्जी रिलीज होगी, अट्रैक्शन तो एनर्जी रिलीज होगी, वह कहलाती है सॉल्वेशन एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट वाटर है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर भी जो इंट्रैक्शन है वो क्या है, वो है आपका हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, यहाँ तक मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये जो इंट्रैक्शन है वो है क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से है। बहुत ध्यान देखिए बेटा, अब समझिए, ये आपको समझ में आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो देखिए ये सोडियम का कैटायन और क्लोराइड का आयन जुड़े हुए हैं किससे, लैटिस एनर्जी से, और वाटर मॉलिक्यूल उसके पास आया तो एनर्जी को क्या है, हाइड्रोजन एनर्जी। तो सीधी बात है, जब तक हाइड्रोजन एनर्जी का मान नहीं, ये वाला जो बॉन्ड है इसमें जो एनर्जी उसका मान इससे ज्यादा नहीं होगा, तब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। भाई जब यह एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो उसको सेपरेट करेगी, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वही आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं वाटर में जिनके लिए हाइड्रेशन एनर्जी का मान क्या हो, लैटिस एनर्जी से क्या हो, ज्यादा हो। जब ज्यादा होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाए, Na+ इधर Cl- उधर, तो वाटर में क्या हो जाएंगे बेटा, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन से आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व है, कौन नहीं डिसॉल्व हो, ये सब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे एज ब्लॉक एलिमेंट में। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन किसमें डिसॉल्व हो रहा है और क्यों डिसॉल्व हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा यह लेक्चर कंप्लीट होता है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन और फजान रूल। उसमें हम बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट रिएक्टर होता है, क्योंकि 100% आयनिक कंपाउंड कोई नहीं 100% कोवेलेंट होता है, तो उसमें जो कोवेलेंट रिएक्टर डेवलप होता है वह किस वजह से डेवलप होता है, और उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि किसमें कोवेलेंट रिएक्टर ज़्यादा है किसमें कम है, इसी की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।